ठंड में कामचोर बहू। दिल्ली में रहने वाली दुर्गा देवी की दो बहुएं थी, तन्वी और शायना। दुर्गा की बड़ी बहू शायना अपने नाम की नाई बेहद ही शातिर थी। वो शाम का समय था जब शायना अपनी सहेली कीर्ति के साथ शॉपिंग के लिए बिग बाजार आई हुई थी। तभी कीर्ति की निगाह कलाई में बंधी घड़ी की ओर घूमती है। ओ तेरी, मर गई। शायना जल्दी कर, मुझे 7 बजे से पहले अपने घर पहुंचकर अपनी सास के खातिर खाना बनाना है। कीर्ति बड़ी झुंझलाहट के साथ शॉपिंग का झोला उठाकर घर के लिए निकल पड़ती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कीर्ति, तेरे चेहरे की हवाइयाँ गुल क्यों हो गई? अरे शायना, तेरी आंखें हैं कि बटन? तुझे यहाँ बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असल सर्दियों की शुरुआत है। एक तो ये सर्दी हर साल सौत बनकर बिन बुलाए चली आती है। उसमें मेरी सास मुझे बहुत सताती है। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े 36 फरमाइश करती है। मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। सुनकर शायना ठहाके मारकर हंसते हुए कहती है, हाँ, सच कहा, मगर मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मेरे लिए सर्दियाँ सिरदर्द नहीं बनती। वो क्यों भला? क्योंकि मेरे पास जाड़े का ऐसा रामबाण जुगाड़ है जो मुझे हर साल सर्दी से बचा लेता है। ये सुनकर कीर्ति अपने कान खड़े किए कहती है, अच्छा, तो मुझे भी एक आधे टिप्स देना शायना। फिर कभी। वो देख, तेरे ससुराल की सीमा आ गई। बाय। शायना आगे बढ़ जाती है और फुसफुसा कर कहती है, अब इसे क्या पता कि मैं हर सर्दियाँ अपनी देवरानी और सास के शराफत का फायदा उठाकर ठंड से बचने के लिए काम चोरी करती हूँ। अचानक हो रही बूंदाबांदी बर्फबारी में बदल जाती है, जिसे देखकर कामचोर बहू कहती है, अरे ये ठंड तो कयामत ढा रही है। ऑफिस में बिना लिपस्टिक के सुंदर लगते हो, बिल्कुल पता नहीं लगता है। मुझे घर पहुंचते ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। जैसे ही शायना ससुराल के दरवाजे पर दस्तक देती है, वो ठंड से ठिठुरने का नाटक करके जोर जोर से चीखने लगती है। अच्छी अच्छी छी। हाय हाय, अरे बहू, तेरे नाक में बारूद भर गया है क्या? घर में घुसे क्षण भर नहीं हुए तुझे और चीख चीख कर हड़कंप मचा दिया है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर छुई मुई के जैसे मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की कपकपी चढ़ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ हाँ, जा बहू, जाकर आराम कर। छोटी बहू काम संभाल लेगी। रसोई में काम कर रही तन्वी दुर्गावती की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये माँ जी भी ना झट से अपनी कामचोर बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में फंसकर आराम फरमाने के लिए भेज देती है। मौत तो मेरी आएगी इन सर्दियों में बर्तन मांजने में। ये है दुर्गावती की दूसरी बहू तन्वी, जिसकी शादी पिछले सर्दियों में हुई थी। उस वक्त तो नई नवेली बहू का पैंतरा आजमा कर शायना ने सर्दियों में सारे काम का बोझ बेचारी नई बहू पर मढ़ दिया। मगर तन्वी सर्दी के उन 3 महीनों में शायना की सर्दियों में कामचोरी के किस्सों को भली भांति भाप चुकी थी। बावजूद इसके इस घड़ी बर्तन के ढेर मांजने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक तो ये ठंडा पानी, ऊपर से इस जिद्दी बर्तनों का ढेर। ऐसा लग रहा है आज इन्हें धोते धोते कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। अभी तन्वी ऐसा कह ही रही थी कि कामचोर बहू के कमरे से आवाज आती है, तन्वी, प्लीज जरा जल्दी से कड़क चाय बना लाओगी? मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है। अरे बहू, अब बना ही रही है तो मेरे लिए भी एक कप कड़क चाय बना लाना। बेचारी नई बहू जल्दी से बर्तन मांजकर चाय बनाकर सास को देकर कामचोर बहू के कमरे में आती है, जहां पर वो मजे से बिस्तर पर पड़ी फोन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। ये लीजिए जेठानी जी, चाय। थैंक यू तन्वी, मेरे सर में जोरों का दर्द है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द में इंसान की उंगलियां सर के बजाय फोन पर कब से रहने लगी? तुम कहना क्या चाहती हो तन्वी? कि मैं काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ही अपनी कामचोरी के किस्सों का राग गा रही हैं। तन्वी अपनी कामचोर जेठानी को कामचोरी के ताने मारकर चली जाती है। बावजूद इसके कामचोर बहू के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। चढ़कर सूरज के तपिश के साथ जागी हुई तन्वी एक पांव पर नाचती हुई सर्दी की रात ढलने तक काम करती है। वहीं शायना बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती है। वो सर्दी की इतवारी की सुबह थी। शायना अपनी सास के साथ सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। अरे तन्वी, जरा मेरे कमरे की साफ सफाई कर दो। पूरा कमरा बिखरा हुआ है। जेठानी जी, कि जाड़े में आपको आलस जगड़ लेता है?
अरे जानवर भी अपनी जगह झाड़ बहार कर बैठते हैं, मगर आप सर्दी में अपना कमरा भी खुद से साफ नहीं कर सकती। तन्वी, तुम जानती हो कि मेरी स्किन सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती। खड़े होते ही मेरा सर चकरा रहा है। डॉक्टर ने मुझे अंदरूनी बुखार बताया है, बावजूद इसके तुम मुझ पे ढा कर रही हो। माँ जी देख रही है ना आप। ऐसा कहते हुए कामचोर बहू भोली भाली दुर्गावती के आगे बीमारी का राग छोड़ते हुए चीखने लगती है। अरे बड़ी बहू, तू ठीक तो है? अरे तन्वी बहू, इतना तंग दिल ना बन, और फिर बीमारी बताकर थोड़ी आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। आखिरकार कामचोर बहू इस बार भी बच निकलती है। तभी तन्वी अपने मन ही मन में बोलती है, बस अब पानी सर से ऊपर उभर रहा है, मगर अब तन्वी ने ठान ली है कि इस ठंड में आपकी बीमारी के बहानेबाजी का पर्दाफाश करके रहूंगी। उसी शाम क्या सचमुच बिग बाजार में ब्रांडेड साड़ी की सेल लगी है? क्या आइकॉनिक मेकअप किट सस्ते में मिल रहा है? चल मैं आती हूँ। ये सुनकर कामचोर बहू कान खड़े किए भागती हुई कमरे से बाहर आती है। तन्वी, तुमने जो कहा वो सच है क्या? बिग बाजार में सस्ती साड़ी और महंगे मेकअप की सेल लगी है? ये हुर्रे, मजा आ गया। फिर बहू पर्स में से पैसे लेकर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस दिखता है। अरे मैडम, जरा ठहरिए। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बिग बाजार जाना है, वहाँ साड़ी की सेल लगी है। मैडम जी, यहाँ 3 दिन से बेतहाशा सर्दी बढ़ जाने के कारण सब्जी मार्केट से लेकर दिल्ली की दुकानें बंद हैं, और आप बिग बाजार की बात कर रही हैं। घर जाइए। पहले तो बहू का मुंह फीका पड़ जाता है, मगर अगले 1 मिनट के अंदर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो भागती हुई घर आती है, जहाँ दुर्गा देवी असल दुर्गे का रूप धरे बैठी थी। तभी तन्वी ताने कसते हुए कहती है, अरे जेठानी जी, आप खाली हाथ ही लौट आई, साड़ी नहीं मिली क्या? वो अब मैं शॉपिंग करने थोड़ी गई, वो तो बस बिग बाजार के बहाने टहलने चली गई थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले एडवाइस किया था। सास के सामने कामचोर बहू का कच्चा चिट्ठा खुल सकता था, इसलिए बहू की बीमारियों का बहाना अब कहाँ काम आने वाला था। सास बस बहू पर अपनी बातों का बारूद बरसाते हुए कहती है, मगर बहू जरा एक बात तो बता, हफ्तों से बेड पर पड़ा एक मरीज मिल्खा के जैसे भाग कैसे सकता है? हाँ, तेरा भांडा फूट चुका है बहू रानी, अब बस बंद कर ये बेफजूल के बहाने। देवरानी और सास की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया तूने, इसीलिए अब हर साल की सर्दी में सारा पानी का काम तेरे जिम्मे और सूखा काम तन्वी करेगी। ये हुई ना बात, जोड़ों का तोड़। सास से मिली सर्दियों में पानी के कामों को करने की सजा सुनकर कामचोर बहू का मुंह बासी सब्जी के जैसा मुरझा जाता है, और तन्वी बहू लोटपोट होकर खूब हंसती है। बेचारी ठंड में कामचोरी करने वाली बहू ठंडे पानी से बर्तन मांजते दिखती है, तो कभी कपड़े धोते हुए दिखती है। अब हर साल कामचोर बहू सर्दियों में अकेले ही काम किया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ठंड में कामचोर बहू की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 वेजिटेरियन और 2 नॉन वेजिटेरियन बहू। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अपनी सास के साथ मिलकर अपनी देवरानियों का स्वागत करती हैं। अरे वाह, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी देवरानियां। अरे अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? अपनी देवरानियों को अब अंदर तो बुला लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। चलो चलो, अब चावलों का कलश सीधे पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अंकिता और निकिता दोनों अपने सीधे पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाती हैं। अरे बेचारी शादी के फंक्शनों में कितनी थक गई होंगी। जाओ बहू, इन्हें इनके कमरे में छोड़ाओ। गायत्री, गौरी और चंदा तीनों अंकिता और निकिता को उनके कमरे में छोड़ आती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों की रसोई होती है। तभी गौरी अंकिता से पूछती है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना, उसके बाद सबके लिए कुछ बढ़िया सा बना देना। वैसे तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? ये पूछते ही अंकिता और निकिता उन दोनों से कहती हैं, फिश करी, ऑमलेट, अंडा ब्रेड, चिकन तंदूरी, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन पुलाव। उनके मुंह से नॉनवेज की बातें सुनते ही गायत्री, गौरी और चंदा हैरान रह जाती है। हे भगवान, शिव 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 शिव, अपना मुंह बंद रखो, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? क्या तुम दोनों नॉनवेज खाती हो? हे भगवान प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? और ये आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? नॉनवेज खाना कोई बुरी बात तो नहीं। आई लव नॉनवेज और मुझे फिश के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। क्या कहा?
फिश के पकौड़े खाना पसंद है। अरे क्या तुम्हें नहीं पता, हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, भला हमारे घर में तो मांस मछली कैसे बना सकती हो? ओहो, मैं तो भूल ही गई। माँ ने बताया था कि हमारे ससुराल वाले सब वेजिटेरियन हैं। अंकिता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी गौरी कहती है, मुझे ये बात माँ जी को बतानी होगी कि वह गलती से मांस मछली खाने वाली बहुओं को घर ले आई हैं। इन्हें तो आज ही इनके घर पर रिटर्न टिकट के साथ रिटर्न करना होगा। अरे अरे जीजी, आप ये क्या कह रही हो? मेरी बहन निकिता तो आपसे मजाक करती है। भला हम क्यों मांस मछली खाएंगे, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। अंकिता की ये बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है, जिसके बाद गौरी, गायत्री और चंदा वहां से चली जाती हैं। अरे भैंस की अकल, तुझे कितनी बार समझाया है, बार बार तू ये मांस मछली की पूरी लिस्ट लोगों को मत सुनाया कर। माँ ने क्या कहा था, भूल गई क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये सब तो वेजिटेरियन है, लेकिन मछली के पकौड़े के बिना मेरा जीवन तो सूना सूना है। अब मैं क्या करूँ? फिलहाल तो हम सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाएंगे, लेकिन हम अपने पतियों से अपने नॉनवेज की बात नहीं छुपाएंगे। निकिता और अंकिता दोनों बहनें मिलकर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रस्में करते करते सुबह से रात हो जाती है। रात को जैसे ही अंकिता, निकिता दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं, वह दोनों अपने पतियों से कहती हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो, किसने रोका है तुम्हें? दरअसल बात ये है, मैं नॉनवेज खाती हूँ। निखिल जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, जो तुम्हें कहना है तुम कह सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके घर में सभी लोग वेजिटेरियन हैं, और बिना मांस मछली के मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सूनी सूनी है। क्या कहा? मांस मछली? अरे तुम्हें पता है, मेरी तीनों भाभियों को तुम्हारी इस मांस मछली खाने के बारे में पता चल गया तो तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज देंगी। अरे और तो और, मेरा तुमसे डिवोर्स भी करवा देंगी। दोनों अपनी पत्नियों को जवाब दे देते हैं, तभी वह दोनों रोने लगती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव अंकिता और निकिता से कहते हैं, देखो, अगर तुम्हें कभी नॉनवेज खाने का मन हुआ तो मैं तुम्हें बाहर से खिला दूंगा। लेकिन घर में तो धरती फट जाए या आसमान फट जाए, इस घर के अंदर नॉनवेज खाने की कभी सोचना भी मत। यह सुनने के बाद निकिता और अंकिता को थोड़ी सी शांति मिलती है, जिसके बाद वह दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उन दोनों को नॉनवेज खाने का मन होता है। वह अपने पतियों से कहती हैं, जिसके बाद निखिल और राघव दोनों ही सुबह सुबह उन दोनों को नॉनवेज खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जब वह वापस लौट कर आते हैं तो अंकिता और निकिता की जेठानियां उन्हें देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? इतनी सुबह तो घर में कोई भी नहीं उठा और तुम तो सबसे पहले उठ गई। निकिता और अंकिता दोनों एक साथ बोल पड़ती हैं, हम मंदिर गए थे, तबीयत खराब थी इसलिए डॉक्टर के पास गए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास गए थे या फिर मंदिर गए थे? अरे भाभी, पहले हम मंदिर गए थे, उसके बाद इन दोनों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। हाँ हाँ, ऐसा ही है। ऐसा कहकर निखिल और राघव दोनों अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं। तभी निकिता निखिल से कहती है, अरे आज तो आपने हमें बाल बाल बचा लिया। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज है। निखिल अंकिता से ऐसा कहता ही है, वहीं दूसरी तरफ राघव अंकिता से कहता है, बस चाहे कुछ भी हो जाए, माँ और तीनों भाभियों को तुम्हारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो तूफान उठा देंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन और मेरे मांस मछली खाने की खबर इस घर में किसी को नहीं पता चलेगी। ये सब गौरी दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है और वह चीखते हुए कमरे के अंदर आती है और उन दोनों से कहती है, क्या कहा तुम दोनों बहनें मांस मछली खाती हो? हे भगवान, ये सब क्या है? तुम दोनों बहनें नॉन वेजिटेरियन हो? अपना पर्दा फाश होने के बाद अंकिता बात को संभालने की कोशिश करती है। अरे जीजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो माँ जी हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे ऐसे कैसे? इस घर में वेजिटेरियन है, हम पूजा पाठ करते हैं और तुम हमारी अर्चना भक्ति सबको भ्रष्ट करती जा रही हो। तुम दोनों बहनों ने हमारे घर को अपवित्र कर दिया है। गौरी एक क्षण भी नहीं रुकती और वह फौरन अपनी सास के साथ गायत्री और चंदा को भी अंकिता निकिता के नॉनवेज खाने की बात बता देती है, जिसे सुनते ही ममता अंकिता और निकिता को बुलाकर उनसे कहती है, अभी तुम दोनों स्नान करो गंगा जल से और उसके बाद मेरे पास आओ। तुम दोनों ने इस पूरे घर को अपवित्र कर दिया है, मुझे इस घर का शुद्धिकरण करवाना होगा।
निकिता और अंकिता दोनों बहनें पवित्र गंगा जल से नहाकर तो आ जाती हैं, लेकिन उनके आने के बाद उन दोनों की जेठानियां अपने हाथों में बैग लेकर कहती हैं, माँ जी, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जिस रसोई में नॉनवेज बनेगा उस रसोई का बना हुआ खाना मैं नहीं खा सकती। इन दोनों ने इस घर को अपवित्र कर दिया है। हम अपने मायके जा रही हैं। अरे इसमें इन दोनों की क्या गलती है? भला हम किसी के खाने के अंदर ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकते। और फिर हमने भी इन लोगों से नॉन वेजिटेरियन के बारे में नहीं पूछा था। आज से जिसे जो खाना है वो खा सकता है। मैंने एक फैसला लिया है, आज से इस घर में 2 रसोई होंगी, एक अंकिता और निकिता के लिए और दूसरी तुम तीनों के लिए। लेकिन मेरी 5 बहुएं इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ममता अपनी 5 बहुओं के लिए फैसला ले लेती है, जिसके बाद अंकिता और निकिता की रसोई अलग हो जाती है और गौरी, गायत्री और चंदा की रसोई अलग। अब वह एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन अपने तौर तरीके का खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैल किसान माँ के आलसी बेटे। सर्दी का समय होता है। गंगा अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। गंगा के दोनों बेटे बहुत आलसी थे। गंगा किसी भी काम के लिए अपने बेटों के आसक्ति नहीं थी। अगर वह अपने बेटे को कोई काम बताती तो उसके दोनों बेटे काम करने से मना कर देते, जिसके चलते वह घर की जिम्मेदारियों का भार अकेले ही उठा रही थी। एक दिन गंगा खेतों में सिंचाई करने जाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले वह दोनों आलसी बेटों से कहती है, अरे बेटा, देखो जरा कितनी ठंड हो रही है, जरा मेरे साथ खेतों में चलो, जल्दी जल्दी सिंचाई करवा देना और उसके बाद वापस घर आ जाना। देखो माँ, ये मेहनत करनी तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। और मुझको तो बहुत जोरों से नींद आ रही है, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे सोना है और मैं सोने जा रहा हूँ। राकेश और दिवाकर दोनों ही भाई अपनी माँ के साथ जाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद बेचारी गंगा मजबूरन ही खुद ही अपने खेतों में जाकर सिंचाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के खेतों में सभी बूढ़े माता पिताओं के बेटे उनकी मदद करवा रहे होते हैं, लेकिन बेचारी गंगा अकेले ही पूरे खेत की सिंचाई करने लगती है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मेरे बेटे मेरी मदद जरूर करवाएंगे। आज उन्हीं के अंदर बहुत हालात हैं, लेकिन एक दिन वह इतने मेहनती हो जाएंगे कि पूरे गांव में इतना मेहनती कोई नहीं होगा। गंगा खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा करती थी। वहीं दूसरी तरफ राकेश और दिवाकर अपनी माँ के कमाए हुए पैसों से अपने शौक पूरे किया करते थे। अरे माँ आ गई, आप देखो मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ रही है, लाओ मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे अपनी दाढ़ी कटवानी है। लोग इतनी बड़ी दाढ़ी देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो पैसे हैं उनसे मुझे घर का राशन भी लाना है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे दवाई भी लेकर आनी है। अरे माँ, मेरी दाढ़ी से जरूरी घर का राशन थोड़ी है, आप मुझे पैसे दे दो। दिवाकर अपनी माँ गंगा के सामने पैसे लेने के लिए अड़ा रहता है। कब से कह रहा हूँ माँ, आप मुझे पैसे देती क्यों नहीं हो? गंगा को ना चाहते हुए भी अपने बेटे दिवाकर को पैसे देने पड़ते हैं। उसे पैसे देते हुए राकेश देख लेता है, जिसके बाद वह अपनी माँ से कहता है, हाँ हाँ, आप तो केवल दिवाकर भैया को ही प्यार करती हो, मुझे थोड़ी प्यार करती हो, जब देखो उन्हें पैसे देती रहती हो। अरे बेटा, अगर मैंने तुझे भी पैसे दे दिए तो मैं अपनी दवाई नहीं लेकर आ पाऊंगी, और तुझे पता है मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। हाँ हाँ, बना लो अपनी बीमारी का बहाना, मेरी बारी पर तो आपकी बीमारी आकर खड़ी हो जाती है। अरे जब दिवाकर भैया को पैसे देने होते हैं तब तो आपकी बीमारी एकदम उड़नचू हो जाती है। गंगा से अपने बेटे राकेश के ताने सुने नहीं जाते, जिसके बाद बचे खुचे पैसे भी गंगा राकेश को पकड़ा देती है और पड़ोस की काकी से थोड़ा सा घर का राशन मांगने के लिए चली जाती है।
काकी थोड़ा सा अनाज दे दो, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है। अगर कुछ खाने के लिए नहीं बनाए तो मेरे दोनों बेटे भूखे ही रह जाएंगे और फिर भूखे होने की वजह से वो मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। बेटा, तूने अपने बेटों को बहुत ज्यादा ढील दे दी है। अरे अगर अभी से इतना आलस करेंगे तो तेरे बुढ़ापे में तुझे देखेंगे भी नहीं। अरे काकी, अभी मेरे बेटों को इतनी समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आने लगेगी वह मेरी मदद जरूर करवाएंगे। गंगा को अपने बेटों पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन उसके बेटे अपने आप को आलस में ढकेलते जाते हैं, जिसके चलते वह गंगा की एक भी नहीं सुनते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गंगा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। एक तो इतनी ज्यादा सर्दी है, ऊपर से ठंड भी बहुत लग रही है। अब ऐसी ठंड में मैं खेती करने कैसे जाऊं? तबीयत भी मेरी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गंगा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह बिस्तर पर लेटी हुई दर्द से करहा रही होती है। अरे बेटा, मेरे पास दवाई नहीं है, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर को बुला लाओ। गंगा के इतना कहने के बाद भी उसके बेटे टस से मस नहीं होते और वह खा पी कर सो जाते हैं। बेचारी गंगा रात भर दर्द में तड़पती रहती है, लेकिन ना तो दिवाकर उसकी तरफ देखता और ना ही राकेश। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा अपना दम तोड़ देती और वह मर जाती है। लेकिन गंगा के मरने के बाद भी दिवाकर और राकेश को कोई गम नहीं होता। वह गंगा की लाश को जला देते हैं और उसके बाद भी आलसियों की तरह घर में पड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मरने के बाद भी गंगा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह अपने बेटों को देखने के लिए उनके पास चली जाती है। अरे ये क्या, मेरे बेटों को तो मेरी जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ये कैसी औलाद है जिसे अपनी माँ की भी परवाह नहीं रही। चुड़ैल अपने बेटों को रोजाना देखने आती, लेकिन उसके बेटों को ना तो अपनी कोई खैर खबर थी, ना ही उनकी माँ के मरने का कोई गम। जिन बेटों को खिलाने के लिए मैं खुद मर गई, उन्हें तो मेरी मौत का भी गम नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे कोई औलाद ही ना होती। चुड़ैल ऐसा कहकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राकेश और दिवाकर दोनों भाइयों को भूख लगने लगती है। ओहो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, देखता हूँ कुछ खाने के लिए है या नहीं है। दिवाकर अपने घर में खाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसके घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता। वहीं राकेश भी भूख से तड़प रहा होता है, जिसके बाद उन दोनों को अपनी माँ की याद आने लगती है। अरे ये क्या, खाने के लिए एक दाना तक नहीं है? माँ होती तो बनाकर खिला देती। लेकिन माँ तो अब इस दुनिया में रही नहीं। उनकी मौत का कारण भी हम दोनों ही हैं। हमारे आलस ने हमारी माँ को मार डाला। उस दिन दिवाकर और राकेश दोनों ही अपनी माँ के जाने के गम में फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ हमारे लिए सर्दी में भी खेतों पर सिंचाई करने जाती थी, हमारे लिए खेती बाड़ी करती थी और जो भी पैसे होते थे हमें दे दिया करती थी। घर में अन्न का एक दाना न होने के बाद भी वो आसपास के लोगों से अनाज बटोरा करती थी और हमारे लिए खाना बनाया करती थी। हमें इतनी अच्छी माँ मिली और हमने उनकी कदर नहीं की। हमारे आलस ने हमारी माँ को खो दिया है। अब माँ हम दोनों से बहुत दूर चली गई है। तभी वहाँ पर चुड़ैल की आत्मा प्रकट होती है और चुड़ैल अपने दोनों बेटों को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख उनसे कहती है, अरे बेटा, मेरे जीते जी तो तुम्हें मेरी अहमियत समझ नहीं आई, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी अहमियत समझ आ गई। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। किसी ने कहा है, सुबह का भूला जब शाम को वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटा, जिंदगी जीने के लिए कमाना भी पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। आज से अपना आलस छोड़ो और खेतों में काम करना शुरू करो। माँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा और मेहनत करके खेती बाड़ी करूंगा। हाँ माँ, और मैं खूब मेहनत करूंगा और मेहनत के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूंगा और एक दिन मैं कामयाब होकर जरूर दिखाऊंगा माँ। गंगा के मरने के बाद उसके दोनों बेटों को अकल आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों गंगा के खेत में खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। दिन रात मेहनत करके वह खेती बाड़ी करते हैं और एक दिन उनकी फसल बहुत अच्छी उगती है, जिसके चलते उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अब राकेश अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगता है। देखते ही देखते राकेश और दिवाकर अपनी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक कर लेते हैं और शादी करके अपना घर बसा लेते हैं।
उनकी सफलता के साथ साथ उनकी चुड़ैल माँ भी मुक्त हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। 3 जादुई जलपरी बहनें। एक छोटे से गांव में कई सारे मछुआरे होते हैं। वह मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचा करते थे ताकि वह अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल सके। एक दिन एक भोलू नाम का मछुआरा समुद्र के बीचों बीच कई सारे मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ रहा होता है। हे भगवान, कितने दिन हो गए कोई मछली हाथ ही नहीं आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारे घर नैया कैसे पार हो पाएगी। तभी उसके जाल में कुछ फंस जाता है। अरे बाप रे बाप, कुछ भारी भरकम लगता है। कोई बहुत बड़ी मछलियां हाथ आई हैं। भोलू उसे पूरी ताकत लगाकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह जाल को खींच नहीं पाता। हे भगवान, आखिर ऐसा क्या है जो मैं खींच भी नहीं पा रहा हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आता। भोलू आखिरी दम तक अपनी कोशिश करता है। तभी वहाँ बाकी के मछुआरे भोलू को देखकर कहते हैं, अरे क्या बात है भोलू भाई साहब, माँ का दूध नहीं पिए हो क्या बचपन में? अरे थोड़ी सी ताकत लगाओ। लगता है ये काम आपसे नहीं होगा। चलो भाइयों, जरा भोलू भैया की मदद करवाई दो। सभी मछुआरे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और समुद्र से मछली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जाल बाहर निकलता है, उस जाल में 3 जलपरी होती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? मेरे जाल में तो 3 जलपरियां आ गई। उरी दादा, ये तो चमत्कार हो गया। लो भैया, कर लो बात। अब मछुआरे के जाल में मछलियां नहीं, जलपरियां फंसने लगी हैं। तभी उनमें से लिली जलपरी कहती है, देखो हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम गलती से तुम्हारे इस जाल में फंस गए। देखो हम तीनों बहनें, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हैं, हमें जाने दो। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम उसके बदले तुम्हें खूब सारा पैसा, सोना और हीरे देंगे। उन तीनों जलपरियों की बातें सुनने के बाद मदन, मुकेश और भोलू उन तीनों से कहते हैं, अरे नहीं, हमें कोई सोना पैसा हीरे नहीं चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। आप यहाँ से जा सकती हो। मदन और मुकेश तीनों जलपरियों को जाल से निकाल देता है, जिसके बाद उनकी अच्छाई देखकर जलपरियां उनसे कहती हैं, तुम लोग तो बहुत साफ दिल के हो। हमारी मदद करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब आपने हमारी मदद की है तो हम तीनों बहनें आपकी मदद करना चाहती हैं। हम तीनों बहनों ने आप तीनों की बातें सुनी थी। आप लोग बहुत गरीब हो। हम तीनों जलपरियां जादुई जलपरियां हैं। मिनी के ऐसा कहने के बाद लिली के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और जूली के मुंह से कई सारे नोट निकलने लगते हैं। वहीं मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जिससे उनकी नाव में सोना, पैसा और हीरे भर जाते हैं। हमारी मदद करने के लिए ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आपके लिए। आप सभी ने हमारा दिल जीत लिया है। कभी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक यहाँ पर आकर हमें याद कर लीजिएगा। मेरा नाम मिनी है और ये मेरी बहन जूली और ये है लिली। हम तीनों इसी समुद्र में रहती हैं। जब हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वह तीनों मछुआरे आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई लोगों, मेरी बात मानो। इन बेचारी जलपरियों के बारे में गांव में किसी को मत बताना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर किसी को इन जलपरियों के बारे में पता चला तो वो इन जलपरियों का फायदा उठाएंगे। मदन का ध्यान पैसा, सोने और हीरे पर होता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे जलपरी तो पहले ही जा चुकी है, ये सब छोड़ो और जो माल मिला है उसे आपस में बांट लो। जितना भी सोना, पैसा और हीरे उन्हें मिले होते हैं वह तीनों आपस में उन्हें बांट लेते हैं। वह तीनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे और तीनों ही अपने घर आकर अपनी पत्नियों को जलपरियों के बारे में बताते हैं। मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी जलपरी नहीं देखी थी, केवल किस्से कहानियों में सुनी थी। आज तो मैंने साक्षात जलपरियां देख ली, और वो भी 3-3। अजी भला हो उन जलपरियों का, जिनकी वजह से आज हमारे घर का चूल्हा जला है। आज उन्होंने तुम्हारी मदद ना की होती तो हमारे घर का चूल्हा ही ना जलता। ऐसे ही जलपरी के दिए हुए सोने, पैसे और हीरो से उन तीनों के कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं। एक दिन उन तीनों के घर में राशन खत्म हो जाता है और वह तीनों मिलकर नाव में बैठते हैं और समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जादुई जलपरी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन तीनों के याद करने से जलपरी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों का यहाँ एक साथ होना, यानी कि तुम तीनों को हमारी जरूरत है। बताओ
तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? दरअसल हमारा मछली बेचने का काम चल ही नहीं पा रहा है। गांव के अमीर लोग शहर से मछली खरीदने लगे हैं और जो गरीब हैं उनसे मछली खरीदी नहीं जाती। आप हमारी मदद करो, हमारा परिवार भूखा है और हमारे कुछ साथी भी हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। आप तीनों ही बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगी। मिनी के ऐसा कहने के बाद मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जूली के मुंह से पैसे निकलने लगते हैं और लिली के मुंह से सोना निकलने लगता है। देखते ही देखते उनकी नाव के अंदर कई सारा सोना, पैसा और हीरे दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर से हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह तीनों जलपरियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद भोलू, मुकेश और मदन तीनों सोना, पैसा, हीरे लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। जिसके बाद वह तीनों मिलकर अपनी परेशानी के साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करते हैं, जिसके चलते गांव के गरीब लोग उन तीनों को बहुत सारी दुआएं देते हैं। ऐसे ही अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिन मदन अपने मन ही मन सोचने लगता है, मेरी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने भविष्य काल में कभी भी पैसों के चलते परेशानी न उठानी पड़े। क्यों ना मैं उन जलपरियों से झूठ बोलकर उनसे बहुत सारा पैसा, सोना, हीरा ये ले आऊं। ऐसा सोचकर इस बार मदन अकेले ही नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है। जिसके बाद वह उन 3 जलपरियों को बुलाता है। जादू जलपरियों, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मदन के याद करने पर जादुई जलपरियां वहां पर आ जाती हैं। अरे, आज तुम अकेले यहाँ पर आए हो, बाकी के तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? दरअसल वो दोनों आ न सके, मैं अकेला ही आ गया। परेशानी ये है कि हमारे गांव में भूखमरी हो गई है और गांव बहुत ही बुरी दशा में है। मैं तुम तीनों जादू जलपरियों से मदद मांगने आया हूँ। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बहनों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखते ही देखते लिली के मुंह से खूब सारे सोने के सिक्के और जूली के मुंह से पैसे और लिली के मुंह से खूब सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिससे पूरी नाव सोना, पैसा और हीरे से भर जाती है। इतना सारा सोना, पैसा, हीरे देखते ही मदन अपने मन ही मन सोचता है, क्या बात है, अब तो मुझे जिंदगी भर कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा सोना, पैसा, हीरे लेकर मैं सीधा शहर रहने के लिए निकल जाऊंगा। अपना जादू दिखाने के बाद जलपरियां वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद मदन नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से नाव में पानी भरने लगता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इस समंदर की गहराई में डूबकर मर जाऊंगा। अरे मेरा लालच आज मुझे डुबो देगा। देखते ही देखते पूरे नाव में पानी भर जाता है और कुछ ही समय में वो सारा पैसा, सोना, हीरे समुद्र के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद मदन भी समुद्र के पानी में डूब जाता है। उस दिन मदन के साथ क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए लालच करने से पहले एक बार जरूर सोचें।